हाय दोस्तों, वैसे तो तकरीबन हम सभी एक्शन मूवीज़ को पसंद करते हैं, पर जहां बात आती है जेसन स्टैथम की तो उनका तो पोस्टर ही काफ़ी होता है किसी भी मूवी को हिट करने के लिए। तो आज की मूवी रेथ ऑफ द मैन भी एक फुल एक्शन मूवी है जिसकी इस वक्त IMDb पे रेटिंग है 7.2, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और इसके डायरेक्टर हैं गाय रिची, जो कि पहले भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ बना चुके हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक सिक्योरिटी वैन दिखाते हैं जिसमें दो लोग पैसे लेके जा रहे होते हैं, पर थोड़ी देर बाद कुछ लोग जिनके पास गन्स होती हैं वो इस वैन को लूटने के लिए रोक लेते हैं और वैन का दरवाज़ा काट के सिक्योरिटी वालों को बाहर निकालते हैं और पैसे निकालना शुरू कर देते हैं कि अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और सिक्योरिटी वाले मारे जाते हैं और साथ ही कुछ मासूम लोग भी जान गंवा देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मूवी के हीरो जेसन को दिखाते हैं जो कि फोर्टिको कंपनी में जाता है सिक्योरिटी मैन की जॉब के लिए। यहाँ हमें कंपनी के बारे में पता चलता है कि ये कंपनी पूरे शहर में कैश पहुँचाती है, जैसे बैंक्स, कैसीनोज, जहाँ भी कैश की ज़रूरत होती है वहाँ ये लोग सर्विसेज देते हैं। लेकिन जहाँ ज़्यादा कैश वहीं ज़्यादा खतरा, इसलिए कंपनी वाले सिर्फ ऐसे लोगों को जॉब देते हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी हों और जेसन की प्रोफाइल भी हाई फाई होती है। कंपनी वाले इसको बताते हैं इस घटना का जो कुछ दिन पहले ही घटी, जहाँ दिन दिहाड़े लोगों को मार के पैसे लूट लिए गए। लेकिन जेसन को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह रेडी हो जाता है ज्वाइनिंग के लिए। इसके बाद एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बुलेट और वो जेसन का टेस्ट लेता है। तो जेसन से सबसे पहले गोलियां चलवाई जाती हैं, फिर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और आखिर में गाड़ी का टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट के बाद बुलेट बोलता है कि इस टेस्ट में हमें पास होने के लिए 70% नंबर चाहिए होते हैं, जो कि तुम पहले ही ला चुके हो, यानी तुम्हारी नौकरी पक्की। नेक्स्ट डे जेसन जॉब के लिए कंपनी जाता है और इसे इसके पार्टनर डेव से मिलवाया जाता है और इसके बाद ये लोग अपने पहले मिशन पे जाते हैं और बुलेट भी इनके साथ होता है। वैन में डेव बताता है कि जिस वैन को डाकुओं ने लूटना था, दरअसल डेव को भी उसमें ही जाना था, लेकिन इसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो ना आ सका और बच गया मरने से। ये बाहर से पैसे कलेक्ट करते हैं और वापस आ जाते हैं और पहला दिन यूं ही खत्म हो जाता है। फिर बुलेट जेसन को जाने से पहले कैंटीन में आने का बोलता है और स्नूकर खेलने का बोलता है, जिसपे जेसन मान जाता है और कैंटीन पहुंच जाता है स्नूकर खेलने के लिए। वहीं उसे एक आदमी आकर तंग करने लगता है, जिसपे जेसन इसकी बेइज्जती कर देता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि वो एक संगी है जिसको ज्यादा बात करना पसंद नहीं। अब नेक्स्ट डे ये तीनों फिर से पैसे लेने के लिए निकलते हैं और बुलेट अंदर जाता है पैसे लेने और डेव और जेसन बाहर वैन में इंतजार करते हैं। बुलेट अंदर काफी देर लगा देता है, जिसपे डेव इसे कॉल करता है तो दूसरी तरफ कोई और कॉल उठाता है और कॉल उठाने वाला उनको बोलता है कि तुम अभी ये वैन लेके आओ वरना हम बुलेट को मार देंगे। तब डेव जेसन को सब बताता है बुलेट के बारे में और बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें वैन को सेफ हाउस में ले जाने का ऑर्डर है, पर जेसन ये करने से साफ मना करता है और बोलता है कि बुलेट हमारा साथी है और हमें इसकी जान बचाना चाहिए। और ये दोनों वैन को वहां ले जाते हैं जहां डाकुओं ने उनको बुलाया होता है। वैन वहां पहुंचते ही इन डाकुओं की गाड़ी में से एक बंदा बुलेट को गन पॉइंट पे लेके बाहर आता है और इनसे बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी की बैक साइड पे एक और गाड़ी है, ये सब पैसे उसमें डाल दो। ये सुन के जेसन पैसों के सारे बैग दूसरी गाड़ी में फेंकना शुरू कर देता है, पर एक बैग नीचे गिर जाता है जिसे डाकू उठा के वापस गाड़ी में फेंक ही रहा होता है कि जेसन इसे गोली मार देता है और फिर हर तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है और जेसन बिल्कुल प्रोफेशनल किलर्स की तरह सबके सर में गोली मार रहा होता है और इसे जरा सी भी दिक्कत नहीं होती सबको मारने में। अब सब डाकू मारे जाते हैं, पर इनमें से एक भागने लगता है तो जेसन उसका पीछा करता है और उसको पकड़कर उसे पूछता है कि तुम्हें किसने कहा ये काम करने के लिए, मीन्स तुम्हारा बॉस कौन है। पर वो ये बताने से मना करता है और जेसन गुस्से में आकर उसे भी गोली मार देता है। ये सब देख के बुलेट और डेव हैरान होते हैं क्योंकि वो तो जेसन को डरपोक समझ रहे थे। खैर वापसी पे जेसन सब डाकुओं के मास्क हटा के उनके चेहरे देखता है। अब इससे मालूम होता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। तभी मैं सोचूं कि एक प्रोफेशनल बंदा एक लेवल कंपनी में क्यों जॉब कर रहा है। फिर जब ये सब कंपनी में आते हैं तो जेसन को मैनेजमेंट वाले बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने टेस्ट दिया तो नंबर 70% थे, पर आज जो परफॉर्मेंस दी है वो 100% है, आखिर इसका राज क्या है। जिसपे जेसन बोलता है कि जब मौत सर पे हो तो परफॉर्मेंस खुद ही बढ़ जाती है और इस तरह का टेढ़ा जवाब दे के वो मैनेजमेंट से जान छुड़ाता है और मैनेजमेंट वाले भी खुश होते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। अब वो जैसे ही ऑफिस से निकलता है तो वहीं एक आदमी जिसका नाम टेरी है वो आगे जेसन को बोलता है कि हमारा लॉ है कि जब भी किसी के साथ
साथ ऐसी घटना होती है जो इसके साथ हुई तो उसको कुछ महीनों के लिए ऑफिस में ही जॉब करना पड़ती है और इसे फील्ड जॉब के लिए नहीं जाने दिया जाता। पर जेसन टेरी को साफ साफ मना कर देता है और फील्ड जॉब पे इसरार करता है। तभी वहाँ कंपनी का सीईओ आ जाता है और जेसन को बोलता है कि अगर तुम्हें वाकई फील्ड जॉब करना है तो ठीक है, और वो टेरी को भी बोल देता है कि जेसन को मजीद परेशान ना करे। नेक्स्ट सीन में फोर्टिको कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों को देखते हैं जो कि एक आदमी जिसका नाम एजेंट किंग होता है कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर जेसन इस कंपनी में रहा तो हमारे पैसों का क्या होगा। मींस ये लोग डाकुओं से मिले हुए होते हैं, जिस पे एजेंट किंग इन्हें कुछ टाइम के लिए शांत रहने का बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जेसन को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है। खैर लड़की या एक बड़ी उम्र की औरत, एनीवे वो इसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती है जो कि अभी रिवील नहीं होता कि किसकी है। खैर अब 3 मंथ्स लेटर का सीन होता है जहां बुलेट और जेसन वैन में कहीं जा रहे होते हैं और फिर से डाकू इन पे हमला कर देते हैं और वैन में गैस छोड़ देते हैं जिससे ये लोग बेहोश हो जाएंगे। पर बुलेट बाहर आ जाता है और जेसन वैन के पीछे दरवाजे से बाहर आता है और इसका चेहरा देखते ही डाकू वहां से भाग जाते हैं। शायद उनको लगा के आ गया यमराज। पर बुलेट को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो कंपनी में आके सब बता देता है मैनेजमेंट को। और टेरी जेसन को बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सब माल तैयार और लूटने वाले तुम्हारी शक्ल देख के हो गए फरार। आखिर राज क्या है, जिसपे जेसन बोलता है कि शायद कंपनी का दिन ही अच्छा था इसलिए वो बच गए। पर कंपनी वाले जान गए थे कि कुछ तो है जो कि जेसन छुपा रहा है। तभी मूवी में 5 महीने पहले का सीन आता है जहां हमें हीरो यानी जेसन की रियल स्टोरी दिखाई जाती है, जहां जेसन अपने बेटे जिसका नाम डगी होता है इसके साथ होता है कि अचानक से इसे एक कॉल आती है जो कि इसके गैंग वालों की होती है। तो जेसन एक्चुअल में एक गैंगस्टर है। इसके गैंग वाले इसे बताते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है और अभी इन्हें जेसन की मदद चाहिए, इसलिए जेसन को जाके देखना होगा कि वैन सेफ हाउस से कब निकलेगी और गैंग वालों को कॉल करना होगी। अब पहले तो जेसन मना करता है पर बाद में ओके बोल देता है क्योंकि ये 2 मिनट्स का ही तो काम होता है कि इसे बस कॉल ही करना है। अब जेसन अपने बेटे के साथ ही सेफ हाउस की तरफ जाता है और डगी को गाड़ी में रुकने का बोलता है और खुद बर्गर के केबिन पे चला जाता है बर्गर लेने। और जैसे ही वैन बाहर आती है तो जेसन कॉल करके गैंग वालों को बताता है और ये वैन भी फोर्टिको कंपनी की ही होती है। वैन जैसे ही आगे जाती है तो कुछ डाकू इसको रोक के लूटने लगते हैं और गार्ड्स को भी बाहर ले आते हैं। वहीं एक गार्ड होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो जेन नाम का डाकू इस गार्ड को मार देता है और जब उसकी नज़र जेसन की कार में डगी पे पड़ती है तो उसे लगता है कि डगी इसके लिए खतरा बन सकता है, तो वो डगी को गाड़ी से निकाल के इसे भी गोली मार देता है। ये देख जेसन डगी की तरफ आने लगता है, इसे भी गोलियां मार देता है जिससे जेसन गिरकर बेहोश हो जाता है और सब समझते हैं कि जेसन मर चुका है। अब ये है मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर से जेसन दिखाया जाता है जो कि अब हॉस्पिटल में पड़ा होता है और जिंदा होता है। और अब जेसन अपने बेटे के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो वो एजेंट किंग से मिलता है और बोलता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो पर मुझे कातिल का नाम बता दो। जिस पे एजेंट इसे बोलता है कि सच में इसे कुछ भी पता नहीं, पर वहीं वो जेसन को शहर के सारे बदमाशों की लिस्ट भी दे देता है कि इनमें से कोई ना कोई तो कातिल होगा ही। ये लिस्ट लेके जेसन जाता है अपने गैंग में तो पता चलता है कि इसका बहुत बड़ा गैंग है। अब वो लिस्ट गैंग वालों को देता है और बोलता है कि जो भी इस लिस्ट में है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब वो सब एक एक करके लोगों को मारना शुरू करते हैं पर उनमें वो आदमी नहीं होता जिसने डगी को मारा था। आखिरकार जेसन ये बात जान लेता है कि वो ऐसे आदमी को नहीं पकड़ सकता, तो उसको एक और आइडिया आता है कि कंपनी का कोई बंदा ही डाकुओं से मिला होगा, तभी वो इतने आराम से इतने सारे पैसे लूट के ले गए। नेक्स्ट सीन में फिर से उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने जेसन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी। तो अब वो लड़की लाती है नया नाम, पासपोर्ट और वर्क एक्सपीरियंस जेसन के लिए ताकि वो फोर्टिको में जॉब हासिल कर सके, जो कि वो कर भी लेता है। और फिर खोज शुरू कातिल की जो कि अब तक चल रही है। अब नेक्स्ट सीन में इन सब लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें जेसन तलाश कर रहा है। इन सब के चेहरों पे परेशानी है और वह सब लोग बाहर जाना चाहते हैं और साथ उनके बॉस को भी दिखाया जाता है जो कि एक आम शहरी बना हुआ है पर गैंग का लीडर है जिसका नाम है जैक्सन। और वो अपने लोगों को समझाते हुए बोलता है कि जो गड़बड़ उनसे हुई है उसके बाद उन्हें शांत रहना चाहिए। और टाइम ऐसे ही गुजरने लगता है कि कुछ दिनों बाद उनका बॉस आके उनको बताता है कि वो एक बड़ी चोरी की तैयारी में है और अगर वो इस बार कामयाब हो गए तो उन्हें फिर से चोरी नहीं करना पड़ेगी। मीन्स इस बार वो बड़ा हाथ मारने के चक्कर में होते हैं और इस बार वो पूरी फोर्टिको कंपनी को लूटने के चक्कर में होता है।
अब नेक्स्ट सीन में फोर्टी को कंपनी दिखाई जाती है जहां टेरी सबको बता रहा होता है कि ब्लैक फ्राइडे की वजह से बहुत सारा कैश आने वाला है, तो होशियार रहना होगा। तभी जैक्सन जेन के घर जाता है और वहां उसकी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल देखकर उसको खरी खरी सुनाता है, पर जेसन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में बुलेट और जेसन बहुत सारा कैश लेके कंपनी की तरफ आ रहे होते हैं और बुलेट जेसन को बताता है कि मेरी डाकुओं से जान पहचान है और मैं उनको ये वैन लूटने देता हूँ, तो वो भी मुझे लूटे हुए पैसों में से हिस्सा देते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने डाकुओं की हेल्प करी थी, जिसकी वजह से 2 गार्ड और कुछ मासूम लोग मारे गए थे। इस बार हम पूरी कंपनी को ही लूटने का प्लान बना रहे हैं और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जिंदा रहोगे वरना मारे जाओगे। ये बात सुन के जेसन खामोश हो जाता है और इसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इसे अपने बेटे के कातलों तक पहुंचना ही है। रास्ते में बुलेट के लोग आ जाते हैं और वैन में छुप के बैठ जाते हैं और जेसन के हाथ भी बांध देते हैं, क्योंकि वो जेसन पे अभी भी भरोसा नहीं कर रहे होते। फिर बुलेट वैन को कंपनी में ले जाता है और सारे डाकू बाहर आ जाते हैं और सबको यरगुमाल बना लेते हैं और अंदर लोगों को सेफ का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं और उनके ना करने पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर आखिरकार उन्हें दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। ये जेसन को अंदर ले जाते हैं और डेव, टेरी और जेसन सबको बांध देते हैं। तभी उनका लीडर जैक्सन एक गाड़ी लेके आता है और सब इसमें पैसे डालना शुरू कर देते हैं। तभी जेसन अपने पास वाले डाकू पे हमला करके इसे मार देता है और पहले अपने आप को आज़ाद करवाता है और इस डाकू की शक्ल देखता है जिसे उसने मारा है, पर तलाश अभी भी बाकी है। फिर जेसन डाकुओं जैसा यूनिफॉर्म पहन लेता है और सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है और सबकी शक्लें भी देखता जाता है। वहीं हम देखते हैं कि बुलेट अपने लोगों से गन मांगता है और डेव को मार देता है और अपने कई साथियों को भी। पर अब जेसन बहुत जख्मी हो चुका है और इसकी मुठभेड़ हो रही होती है जेन के साथ। अब वहीं बुलेट आ जाता है और जेसन को गोलियां मारना शुरू कर देता है और जेसन गिर जाता है। जैक्सन, बुलेट और जेन आगे आता है और जैक्सन का गला चाकू से काट देता है। अब बुलेट और जेन दोनों पैसे लेके फरार हो जाते हैं और रास्ते में बहुत सी गाड़ियां भी चेंज करते हैं पुलिस से बचने के लिए। आखिरकार वो एक टनल में पहुंच जाते हैं और बुलेट सारे पैसे दूसरे गाड़ी में डाल रहा होता है। वो गन निकालने की कोशिश करता है ताकि जेन को मार सके, क्योंकि उसे पता होता है कि जेन ने ही जैक्सन को मारा है और वो कभी भी इसे मार सकता है। पर जेन वहीं आ जाता है और इसे बोलता है कि तुम लेट हो गए। इसके बाद वो बुलेट को भी मार देता है और सब पैसे लेके वहाँ से भाग जाता है और अपने सेफ हाउस में छुप जाता है। अब कुछ टाइम बाद वो सेफ हाउस में चिल कर रहा होता है कि फ़ोन की बेल रिंग होती है और जेसन हैरान होता है कि इसका फ़ोन तो खामोश है, तो ये बेल कहाँ से आ रही है। वो जाके पैसों का बैग चेक करता है तो उसे फ़ोन मिल जाता है जो कि बज रहा था। अब जैसे ही वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है तो जेसन इसके सामने बैठा होता है, क्योंकि वो फ़ोन जेसन ने ही ट्रेस करने के लिए बैग में रखा होता है। अब जेसन इसे बोलता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं वही हूँ जिसके बेटे को तुमने मारा था। और फिर जेसन इसे वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने के लिए देता है और जहाँ जहाँ जेन ने डगी को गोलियां मारी थी, जेसन भी जेन को वही गोलियां मारता है और फिर सारी गोलियां उसके जिस्म में उतार देता है। इसके बाद जेसन बाहर आता है और एजेंट किंग को बोलता है कि सारे पैसे वो कंपनी को लौटा दे और वहाँ से चला जाता है और मूवी यहाँ ख़त्म।